हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है कि हमने अभी अंबेडकर स्टार्ट कर रखा है। सो अंबेडकर को हम आज कंटिन्यू करके इसका इंट्रोडक्शन आगे का कंप्लीट करके एंड देन इसका आगे को सब पूरा पढ़कर इनकी जो मेन थ्योरी है सोशल जस्टिस वाली, सब आज की वीडियो में क्लास में हम ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो वीडियो के एंड में ही जान लेंगे। अब आता है इनका अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए काम। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले उन्होंने मूक और अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए मूक नायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित की थी और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो लंदन गए और जर्मनी जाकर वहाँ से MSc और DSc और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने MSc का शोध विषय साम्राज्यी वित्तीय के प्राप्ति विकेंद्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया और उनके DSc उपाधि का विषय रुपयों की समस्या का उसका उद्भव और उपाय और भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास था। ठीक है भाई, सीधी बात यहाँ पर ये पता लग रही है कि उन्होंने अशिक्षित लोगों को या फिर मूक मूक बोला गया ना, यहाँ पे मूक लोग वो होते हैं जो बिल्कुल भी बोलते नहीं हैं। ठीक है, जो मतलब मूक लोग वही होते हैं। ठीक है, और मूक लोग इन द सेंस उनको भी बोला गया है जो मुंह मतलब बोलने वाले होते हैं लेकिन फिर भी नहीं बोलते हैं। किस वजह से? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर हम एक उंगली आवाज़ उठाएंगे तो सामने वाला हमें दबा देगा। अगर वो शिक्षित होंगे तो उनको पता होगा कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो फिर सामने वाला कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। तो मूक लोगों के लिए, अशिक्षित लोगों के लिए, निर्धन लोगों को पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। फिर उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सोचा कि यार सबसे पहले मुझे कुछ करना चाहिए, किसी काबिल बनना चाहिए। और क्योंकि वो तो बहुत काबिल थे ही, तो उन्होंने फिर वहाँ से जाके DSc MSc वगैरह किया एंड साथ में बैरिस्टर की भी जो उपाधि थी उन्होंने हासिल करी। और फिर उसके बाद उन्होंने इनके लिए काम किया इंडिया में, क्योंकि इंडिया का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कैसा रहा है कि इतनी सारी रूढ़िवादी चीज़ों के साथ पढ़ाई तो बहुत मुश्किल बात थी, फिर भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई करी है। ठीक है, तो उसी चीज़ को कि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी हम आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए अंबेडकर ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। ठीक है, आगे है आपका सामाजिक एवं धार्मिक योगदान। ठीक हो, देखिए जब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि मानव अधिकार जैसे दलित और दलित आदिवासियों के एग्जाम्पल के तौर पे मंदिर में प्रवेश, पानी पीने का या छुआछूत, जाति पात का, ऊंच नीच का, ठीक है ना, इन सब चीज़ों से मतलब एक तरीके से मिटाने, इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए उन्होंने मनुस्मृति दहन, महाट सत्याग्रह और यहाँ पर है नासिक सत्याग्रह और येवला की गर्जना, इसको प्रकाशित किया था, बनाया था और ये आंदोलन चलाए थे। बेसिकली आंदोलन है और इन आंदोलन की हेल्प से जो सारी चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई थी। मुझे याद है, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया था। ये मैंने अगेन आपको इसलिए पढ़ाया है क्योंकि अभी हम आगे धार्मिक विचार पढ़ेंगे और ताकि आप लोग उस चीज़ से कंफ्यूज ना हो जाओ कि मैम आपने तो ये भी पढ़ाया और धार्मिक विचार ही पढ़ाया। ये मैंने इसलिए अगेन रखा कि आपको ये भी पढ़ना है और धार्मिक विचार अलग से भी पढ़ने हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें तो अब आते हैं इनके आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक योगदान। आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक योगदान क्या रहे हैं इनके? भारत में सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने ही करी थी और अपना उनका जो रिसर्च वो थी बुक, उसे रुपयों की समस्या और उसका उद्भव, उपाय और भारतीय चलन बैंकिंग का इतिहास ग्रंथों का हिल्टन यंग कमीशन के सभी उनके साक्ष्य के आधार पर 1935 में इसकी जो है स्थापना की गई थी अंबेडकर जी के द्वारा जी। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या बात आ गई, अंबेडकर ने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में ही नहीं अपनी ज़िंदगी की हर मोड़ पे अपना योगदान दिया है। इन्होंने ही भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है वो स्थापना करी थी और उसके अंदर पैसे कैसे होंगे, कैसे उपाय निकाले वगैरह वगैरह सब चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है जी, आगे इसके अंदर क्या करा था, उनका जो दूसरा ग्रंथ था उसके अंदर ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्तीय आयोग
की स्थापना भी करी थी। डेवलपमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंशियल इन ब्रिटिश भारत, ठीक है, इसकी भी इन्होंने स्थापना करी। और क्या क्या करा कि कृषि में सहकारी खेती के द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए उन्होंने जल आपूर्ति के लिए बहुत मेहनतें करी हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें करी हैं कि किसी तरीके से जल की आपूर्ति हो जाए। औद्योगिक विकास, जल संचय, सिंचाई, श्रमिक, कृषक सभी उत्पादकों की आय बढ़ाने में, और सामूहिक रूप से खेती करना, और ज़मीन में राज्य स्वामित्व और राष्ट्रीयकरण से हेल्प करना, गणराज्य की स्थापना करना, ये भी इसके अंदर उन्होंने किया था। 1945 में उन्होंने महानदी का प्रबंध और बहुउद्देश्य की परख करके देश के लिए जल नीति और औद्योगिकरण के बहुत सारे उद्देश्य रखकर आर्थिक नीति, जैसे नदी एवं नालों को जोड़ना, हरिकुंड बांध है, दामोदर घाटी बांध है, सोन नदी घाटी परियोजना है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, केंद्रीय जल एवं विद्युत प्राधिकरण बनाने के मार्ग है, इन सब की स्थापना करी थी। ठीक है, 1944 में उन्होंने केंद्रीय जलमार्ग और सिंचाई आयोग के प्रपोजल को रखा था, और 4 अप्रैल 1945 को ही वायसराय की हेल्प से अनुमोदित उसको किया गया, और बहुत बड़े बांधों वाली तकनीकी को भी भारत में लागू करना और इम्प्लीमेंट करना भी हमारे अंबेडकर जी का ही हाथ है। उन्होंने भारत के विकास, मतलब उसके डेवलपमेंट में मजबूत टेक्निक्स बनाना, मजबूत टेक्निक के ग्रुप्स बनाना, संगठन बनाना, और उन संगठन में नेटवर्क ढांचे को सामने रखना, वो भी अंबेडकर ने ही किया। उन्होंने जल प्रबंधन और विकास और नैसर्गिक संसाधन जो होते हैं उसको देश में रखना, कैसे देश में सेवा हो सकती है, हेल्प हो सकती है, उन सब की स्थापना करी। तो भाई अगर देखा जाए तो एक तरीके से देश को पूरा ही बनाने में अंबेडकर का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। ठीक है जी। वैसे मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं रोबोट की तरह क्यों बोल रही थी। खैर छोड़ो। अब आता है इनका एक वो मेन काम मतलब जिसके बगैर देश अधूरा था। इन्होंने संविधान निर्माण का, जैसे इनको संविधान निर्माण का निर्माता माना जाता है, और ये हकीकत है। कभी आप अंबेडकर पे रिसर्च करो और इनकी सारी चीज़ें पढ़ो। खैर इनकी सभी चीज़ों की बहुत मोटी मोटी अलग अलग बुक्स हैं, जैसे इनकी शिक्षा के दर्शन के अलग हैं, धार्मिक अलग हैं, राजनीतिक अलग हैं। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा संविधान तथा राष्ट्र निर्माण। भाई देखो, उन्होंने समता, समानता, बंधुत्व एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन, ये 18 दिन है, यहाँ पे गलती से मैंने 17 लिख दिया है, 18 कर लेना, कि कठिन परिश्रम से तैयार करके 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या बात आ गई है, इन्होंने कब करा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनने में। ये बात तो सभी जानते हैं, ये बात सभी बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में लगा था। ठीक है, उसके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और किस चीज़ में मेहनत करी उन्होंने? इसको बनाने में, कि इसके अंदर क्या चीज़ कहाँ, कैसे, कब, क्या रखना है, कितने अमेंडमेंट्स है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें। 1951 में महिला सशक्तिकरण, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने में बहुत कोशिशें करी, और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कानून मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कर पा रहा, अब कोई बात नहीं, अगर आप महिलाओं, क्योंकि महिलाओं की स्थिति तो सब जानते हैं उस टाइम कैसी थी। ठीक है, उस टाइम भी इतने इम्प्रूवमेंट नहीं आए थे, इतने ज़्यादा औरतें, अगर आप संविधान निर्माताओं में नाम पढ़ो तो बहुत 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 रेयरली 1 या 2 औरत मिल जाएगी आपको, बाकी सारे आदमी मिलेंगे। तो उन्होंने जो है कानून मंत्री से उससे इस्तीफा दे दिया था। 1955 में अपना ग्रंथ लिखा था उन्होंने, भाषाई राज्यों पर विचार प्रकाशित करके आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोटे छोटे और प्रबंध योग्य राज्यों में पुनर्गठित करने की कोशिशें भी करी थी, और सामने प्रपोजल भी रखा था, जो उसके 45 वर्षों बाद कुछ प्रदेशों में साकार हो पाया था। ठीक है, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक हिंदू संहिता, और हमारा राज्य पुनर्गठन है, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, राज्य के नीति निर्देशक वो है, मतलब DSPS है, फंडामेंटल राइट्स है, और हमारे वो क्या थे,
हाँ, कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल और निर्वाचन आयुक्त हैं। राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाले सभी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, विदेश नीतियों को और बहुत सारी चीज़ों को भी इन्होंने ही बनाया था। जितने भी आयोग आए, वित्त आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, ये सभी इन्होंने बनाए थे। प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के तीनों अंग, कौन? हमारे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानपालिका, ठीक है, इनको भी स्वतंत्र और पृथक बनाने, पृथक का मतलब होता है अलग बनाने, और समान नागरिक अधिकारों के सामने एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के तत्व को सामने रखने के लिए भी इन्होंने ही कोशिशें करी और उसका ही प्रपोजल भी इन्होंने ही रखा था। ठीक है जी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सहभागिता संविधान की मदद से सुनिश्चित की, और भविष्य में किसी भी तरीके की विधायिका जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायती राज इत्यादि, इन सभी में सहभागिता का मार्ग प्रशस्त भी किया था। अब आप मुझे ये मत बोलना कि मैम हमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और पंचायती राज नहीं पता क्या था। भाई ये आपने फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो बेहतर होगा कि मुझसे आप ये मत बोलना कि मैम ये क्या होता है। ठीक है जी, आगे बढ़े तो सहकारी और सामूहिक खेती के साथ साथ उन्होंने ज़मीन का राष्ट्रीयकरण कर भूमि पर भी राज्य का स्वामित्व बनाया था, और सार्वजनिक प्राथमिक उद्यमों या फिर बैंकिंग, बीमा आदि इन सभी उपक्रमों को राज्य के कंट्रोल में रखने की सिफारिशें भी रखी थी, और कृषि की छोटी जोतों पर निर्भर बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार वगैरह देना और उनको उनकी मेहनत के हिसाब से पैसा देना वगैरह वगैरह भी इनका ही काम था। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बल्कि योगदान क्या बोलूँ, मैं बनाया ही इन्होंने है। ऐसा नहीं है कि सब मेहनत इन्होंने ही करी थी, लेकिन मैक्सिमम मेहनत इन्होंने करी थी। ठीक है, कि मतलब एक तरीके से ये कि सब चीज़ों को सामने रखा। ठीक है, 1946 में जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोजल रखा था, उसके अंदर भी अच्छे से जांच पड़ताल करना, फिर उसको एक्सेप्ट करना एंड ऑल थिंग्स, सारी चीज़ों को इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से, मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा शख्स जो दुनिया में आज उस नाम से जाना जाता है कि जिसके पास अनगिनत डिग्री है, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत 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 कुछ करा है, और वो शख्स एक ऐसा शख्स था जिसको लोग अपने पास बिठाना पसंद नहीं करते थे, पानी देना पसंद नहीं करते थे, उनको बिल्कुल दूर दूर अलग अलग रखा जाता था। लेकिन आज के टाइम पे जो वो शख्स है, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उसको संविधान निर्माता के नाम से, हमारे आर्थिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से, हमारी इकोनॉमिकल जो है, खैर आर्थिक ही होती है वो, फाइनेंशियली है, पॉलिटिकली है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, दलितों के लिए, जो भी चीज़ें इंडिया के अंदर सामने आई हैं, उसमें BR अम्बेडकर का नाम सामने रखा जाता है। ये एक ऐसे शख्स थे कि इनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि एक ऐसा शख्स भी था जो, मतलब दुनिया में, खाली इंडिया में नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि इन्होंने दुनिया में नाम कमाया है, कि दुनिया में ये इसने, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही नहीं, बाहर के लोगों को भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से खींचा है, अट्रैक्ट किया है। अगर आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे जहाँ इन्होंने अपनी वो करा था, MSc और DSc करा था, वहाँ पर आज इनका जो रूम है उसको एक तरीके से, मतलब शो पीस के तौर पे रखा जाता है, कि लोग स्पेशली देखने जाते हैं उसको, कि हाँ ये BR अम्बेडकर का रूम था, यहाँ पर ये उनके फादर की पिक्चर लगी हुई थी, उनकी बुक्स यहाँ रखी रहती थी, ये था वो था, कि मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है कि इतना एक एक इंसान को जो पूरी दुनिया देखती है, बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इसी लायक थे और इसी लायक हमेशा रहेंगे। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आता है इनका शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण। देखो, वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री की हैसियत से श्रम कल्याण के लिए श्रमिकों की 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे कार्य समय, समान कार्य समान वेतन, प्रसूति अवकाश, संवैतनिक अवकाश, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 बनाना, मजदूरों और कमजोर वर्ग के हितों के लिए सीधे सत्ता के भागीदारी के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन करना, 1937 में मुंबई प्रेसिडेंसी चुनाव और 17 में से उन्होंने 15 सीटें जीती थी। देखो भाई,
सीधी बात है कि आप सभी को पता है कि पहले मजदूर वर्ग से कैसे काम कराया जाता था। बहुत पहले बात करें तो 22 घंटे काम करवाया जाता था, सूखी रोटी प्याज के साथ नमक के साथ दी जाती थी। फिर टाइम थोड़ा घटाकर 12 घंटे कर दिया गया, उसमें भी लोगों को इक्वालिटी नहीं थी, महिलाओं को काम इक्वल करने पर भी कम पैसे दिए जाते थे, दिए भी नहीं जाते थे, और आदमियों को बहुत नॉर्मल से पैसे दिए जाते थे। उनकी तबीयत खराब पे या कुछ भी उनसे काम ही करवाया जाता था, रेस्ट करने की कोई परमिशन नहीं दी जाती थी। तो उन सब के लिए इन्होंने प्रसूति अवकाश, स्वास्थ्य सुरक्षा, कर्मचारी राज्य बीमा, कर्मचारी भविष्य अधिनियम 1952 इन सबको निकाला और 8 घंटे काम करने का वो निकाला। तो वो जब से ही 8 घंटे का टाइम निकला हुआ है और आज तक वही चलता है कि किसी भी ऑफिस में कहीं भी आप 8 घंटे से ज़्यादा काम करेंगे तो वो इलीगल है। और जो आपसे लीगल ये करवाएगा, मतलब 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाएगा आपकी मर्जी के बगैर, तो उसके लिए ये अधिनियम निकला हुआ है और भाई उसके लिए आवाज़ उठेगी कि भाई तूने किस खुशी में इतना ज़्यादा काम करवाया था। इन सब के अलावा कि कर्मचारियों को दैनिक भत्ता, कर्मचारियों के लिए वेतन श्रेणी समीक्षा, भविष्य निधि, कोयला खदान खनन, और साथ में 1944 में इन सभी चीज़ों को पारित करवाया। फिर 46 में उन्होंने निवास, जल पूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी प्रबंध इन सभी चीज़ों की नींव डाली थी और भारतीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत भी करी थी, और जिसमें हर साल मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में चर्चा होती है और उनके निराकरण की कोशिशें भी की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि साथ में श्रम कल्याण निधि के क्रियान्वित और सलाहकार समिति उन्होंने बनाई थी। 1944 में यह समिति बनी थी जनवरी में, और भारतीय सांख्यिक अधिनियम पारित कराया था। श्रम की दशा, दैनिक मजदूरी, आय के अन्य स्रोत, मुद्रास्फीति, ऋण वगैरह, ये सारी चीज़ों को इन्होंने जो इम्प्लीमेंट करा था वो हमारे BR अम्बेडकर ने ही किया था। ठीक है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मतलब इनके जैसे विवेकानंद के हैं ना, बाकी उनके थॉट्स और सब चीज़ें वो बहुत फेमस रहती हैं, है ना, वैसे ही अम्बेडकर के भी बहुत ज़्यादा रही हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा पे सेपरेट क्वेश्चन आता है बच्चों, याद रखना और उसको बहुत अच्छे से समझना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बेसिकली था क्या? वो एक ऐसी सभा थी जो उन्होंने बनाई थी खैर मजाक कर रही थी। बेसिकली ये जो सभा थी ये अछूतों को जागने और उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि अंबेडकर जी वो सब कुछ सह चुके थे जो वो चाहते थे कि आगे के लोग ना सहें। ठीक है, ये बात आप सभी जानते हैं कि SC ST को कितना गिरा हुआ समझा जाता है, उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है और उनको बिल्कुल मतलब ये समझा जाता है कि यार ये तो इंसान है ही नहीं। लेकिन ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। देखो, अगर देखा जाए तो आर्टिकल 14 के तहत कानून के समक्ष समानता है, और आर्टिकल 15 कहता है कि जात पात, जन्म स्थान, रंग भेद इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ लोग समझते हैं कि बकवास है, संविधान में तो लिखा हुआ है, क्या चला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अंबेडकर की लाइफ के लिए जो मैंने आप लोगों को फिल्म रिकमेंड करी थी पिछली क्लास में, वो BR अम्बेडकर के नाम से ही है, और आप वो फिल्म जब देखोगे ना तो हकीकत में आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि ऑनेस्टली एक बच्चा जिसने बहुत कुछ सहा और आज के टाइम पे वो एक ऐसा शख्स बनकर निकला कि उसका दुनिया में नाम होता है, और जब तक होगा, जब तक दुनिया ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, ये वही वाली बात कि एक दलित, मतलब ये मैंने आपको बताया है कि ये बौद्ध धर्म से बिलोंग करते थे और बौद्ध धर्म को मानते थे, और ये एक हिंदू जाति में एक ऐसे उससे बिलोंग करते थे जो सबसे छोटी थी। इनको अपने साथ लोग बिठाते नहीं थे, किसी रिक्शा में तांगा वगैरह जो पहले चलते थे वहाँ लोग इनको बिठाना पसंद नहीं करते थे। लोग इनके साथ बैठ के खाना तो दूर, पानी तक इनको देना पसंद नहीं करते थे। क्लास में भी इनको जब बिठाया जाता था तो इनको अलग से बिठाया जाता था, बच्चों के साथ नहीं बैठते थे। इनको संस्कृत पढ़ने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मण मानते थे उस टाइम कि भाई संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग ही ज़्यादातर उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो ये लोग पढ़ेंगे तो अपशगुन हो जाएगा, बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा और हमारे ही सर पे गिर जाएगा, तो वो ऐसा मानते थे। ठीक है, तो उन्होंने स्पेशली यहाँ पे अछूतों को जागने के लिए और उनके अधिकारों को जागरूक करने के लिए बनाया था। सभा ने जनवरी 1925 में अछूतों के परिवारों से संबंधित हाई स्कूल के छात्रों के लिए सोलापुर में
छात्रावास जो था, छात्रावासों का आवास की व्यवस्था करी थी। ठीक है, छात्रावासों की सीमाओं के कपड़े, भोजन, इन सभी के खर्चा सभा ने उठाया था। और साथ में इनको 40 रुपये भी अनुदान, मतलब छात्रावास के रख रखाव के लिए करे गए थे। 40 रुपये उस टाइम के लिए, 40 रुपये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, सभा ने दबे कुचले वर्गों के में ज्ञान भरने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ें के लिए काम किया। ठीक है, और स्पेशली अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए भी बहुत कोशिशें करी हैं। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने की स्थापना रियलिटी में अनटचेबिलिटी को ही ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी। फिर 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में निपानी में आयोजित पहला प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन में भाग लिया था और मार्गदर्शन किया। और मालवण के में आयोजित अछूतों के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता भी इन्होंने ही करी थी। और साथ ही साथ आगे बढ़ें तो 15 दिसंबर 1925 को अंबेडकर को बुलाया गया था। किसमें? भारत, क्या मतलब एक ऐसा वो रखा गया था ब्रिटेन में एक सम्मेलन, वहाँ पर उनको बुलाया गया था। इस विषय पर उनका एक साक्षात्कार लिए गए थे। ठीक है, हालांकि मतलब बॉम्बे कॉरपोरेशन हालांकि जो है ना, स्वर्गीय श्री S.K. भोले, उन्होंने इसको पेश किया था और जो उनका प्रपोजल था बॉम्बे विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था, जो स्थानीय बोर्ड, नगर पालिका और बॉम्बे कॉरपोरेशन है, और जो अछूतों को कुएं, टैंक, स्कूल, अस्पताल, धर्मशाला जैसी सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त उपयोग और अनुमति देने की बात करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसलिए रखी गई क्योंकि भाई ये लोग पहले बहुत कुछ सह चुके हैं। कि मतलब अगर आप लोगों को कोई एक बार बुरी निगाह से देख ले, घिन खा ले आपसे, तो बड़ा बुरा लगता है। लेकिन इन लोगों ने तो वो सब चीज़ें सही हैं, तो इनको कितना बुरा लगता होगा, खुद सोचो। ठीक है, 5 अगस्त 1926 का टाइम आया। बॉम्बे विधान परिषद में एक और प्रपोजल रखा गया और उसके अंदर सिफारिशें रखी गई थी इन सभी की, कि मतलब ये कामकाज के लिए, स्टडी वगैरह के लिए। फिर जनवरी 1927 में बॉम्बे के गवर्नर ने अंबेडकर को बॉम्बे विधान परिषद में नामांकित भी किया था। और 19 अप्रैल 27 में को दामोदर हॉल बॉम्बे में एक बैठक हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने उन्हें अंबेडकर के सामने पेश किया और इस किशोर के लिए लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पूरी राशि बहिष्कृत हितकारिणी सभा को दान कर दी गई थी। अब हम बात करते हैं इनके धार्मिक विचार पर। हिंदू धर्म के प्रति दृष्टिकोण। हिंदू धर्म के प्रति इनका दृष्टिकोण ये था कि कहते थे कि भाई मैं ये मानता हूँ कि सभी धर्म अच्छे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कोई धर्म किसी को बेइज्जत कर सकता है या किसी को गिरा सकता है। तो आप लोगों को जो यहाँ पे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र वाला जो ड्रामा चला रखा है ना, इसको बंद करो, ताकि लोग जो है खुलकर चैन से सांस ले सकें, जी सकें दुनिया में। बौद्ध धर्म के प्रति दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म के प्रति दृष्टिकोण इनके बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ये खुद एक बौद्ध थे और इनका मतलब एक तरीके से ये रहता था कि उस चीज़ को ये सबसे मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते थे। इनका ये मानना था कि बौद्ध धर्म में एक चीज़ यहाँ पर वो है कि सभी धर्मों को एक तरीके से ये स्वतंत्र रूप से और भाईचारे के मनाने के लिए बहुत फोर्स करते हैं। ये कहते हैं कि अगर आपके सामने मुसलमान खड़ा है, आपके सामने ईसाई खड़ा है, आपके सामने हिंदू खड़ा है, क्रिश्चियन खड़ा है, तो उसको अपना भाई समझो, अपना ही साथी समझो और उसके साथ बिल्कुल वैसा व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ देखना चाहते हो। धर्म निरपेक्षता। अम्बेडकर बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा अपने अच्छे वाले भाव रखते थे और किसी भी धर्म को राज्य धर्म बनाए जाने या फिर उसे राज्य का संरक्षण प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर मतलब एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसके अंदर सभी धर्म मानने की पूर्ण रूप से आज़ादी है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई और सामने इस बात को रखा था। राजनीतिक विचार में इनका आता है सबसे पहले जनरलाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने क्या रखी बात, इन्होंने कहा कि भाई सब कुछ जनरली तौर पर रखो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ को ऐसे रखा जाए जिससे सामने वाले को तकलीफ हो। दूसरी चीज़ नियंत्रण आया। उन्होंने कहा कि नियंत्रण का मतलब अपने ऊपर खुद कंट्रोल में रहो, कि आप अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए या अपने मज़े के लिए किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। मॉडल बिल्डिंग, आदर्श निर्माण। वो चाहते थे कि एक ऐसा आइडियल स्टेट हमारा निकले, हमारी पीढ़ी एक ऐसी आइडियल के तौर पे निकले कि लोग भी इसको ये जाने कि हाँ, इंडिया गुलाम होने के बावजूद भी इतना पढ़ा लिखा और इतना अच्छा है कि यहाँ पर पॉलिटिकल लाइफ के अंदर भी वो हिस्सा बराबर लेता है, बल्कि और भी कामों में वो हिस्सा बराबर लेता
देता रहा है उनके युवा मतलब आइडियल के लिए आगे जनरेशन्स, ठीक है। अनुभववादी अध्ययन एम्पेरिकल स्टडीज़ के अंदर ये बताया कि लोगों को ये अनुभव होना चाहिए कि हम किस तरीके से लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और राजनीति के अंदर स्पेशली कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स जो होती है ना वो बहुत बकवास होती है। उसके अंदर कोई अपना सगा नहीं होता तो बहुत दूर की बात है किसी और का। बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपने को जितवाने के लिए अपने ही सगों को मार देते हैं या कुछ और है, तो वो वाली चीज़ है। समस्या समाधान, कि भाई इन्होंने बोला पॉलिटिकल लाइफ में समस्या का समाधान होना चाहिए, कि मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो तो आपको ये नहीं आना चाहिए कि भाई बहुत प्रॉब्लम अब आ गई है सब भाग जाओ, हाथ पैर छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आपके पास सब चीज़ें होनी चाहिए। अंबेडकर द्वारा प्रारूप भारत का संविधान हमने वैसे पीछे पढ़ लिया है, बट यहाँ पर अलग से मैंने टॉपिक इसलिए रख दिया है क्योंकि बच्चों इस पर एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है। सबसे पहला है विकसित और निर्मित संविधान। विकसित संविधान वो होते हैं जो समय के साथ डेवलप होते रहते हैं, जिन राज्यों की शासन धीरे धीरे चलता है, डेवलप होता है, विकास के अनुसार संविधान का स्वरूप भी धीरे धीरे से डेवलप हो पाता है, ऐसे संविधान विकसित संविधान कहलाते हैं, ठीक है। हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है और आज़ादी उसको बहुत टाइम बाद मिली है, तो जाहिर है कि वो डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं और वो डेवलपमेंट होता रहता है। लिखित और अलिखित संविधान। लिखित संविधान वो होते हैं जो अधिकांश रूप से लेखबद्ध होते हैं, ठीक है। लिखित कि आप सबको पता है हमारा संविधान लिखित है और मतलब बहुत वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, अनलिमिटेड चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। और इसके साथ जो अलिखित होता है वो होता है कि सिर्फ लिमिटेड चीज़ों को रखा गया या फिर जो ट्रेडिशनली चीज़ें थी उनको ही मानकर बैठे गए और आगे कुछ भी हमने जो है हमारा चीज़ें नहीं रखी हैं। अब आती है इनकी मेन थ्योरी सामाजिक न्याय में सबसे पहला आता है वर्ण व्यवस्था का विरोध। वर्ण व्यवस्था का इन्होंने सबसे पहले जो था विरोध किया था और बेसिकली हमारा वर्ण व्यवस्था था क्या, हम पहले वो जानते हैं। देखो, वर्ण व्यवस्था हमारी थी कि भारतीय सामाजिक संगठन का आधार जो था चतुर्वर्ण व्यवस्था रहा है, ठीक है। इस आधार पर समाज को अपने काम करने के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। अंबेडकर ने इस व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अत्याचारपूर्ण, गरिमापूर्ण बताते हुए कहा कि इसकी मैं आलोचना करता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ बैठते हैं और वो अपने से नीचे लोगों को इतना नीचापन दिखाते हैं कि भाई कि उनसे ज़्यादा अच्छा कोई है ही नहीं, ठीक है। जाति प्रथा का इन्होंने विरोध करा कि भारत में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का चलता है, जात पात का, इसलिए ही हमारा आर्टिकल 15 हमें जाति पर, रंग भेद पर, जन्म स्थान पर वगैरह वगैरह के आधार पर इक्वालिटी देता है, ठीक है। अंबेडकर ने बोला कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज को बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी बनाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। अस्पृश्यता का विरोध के लिए तो भाई अगर उन्होंने सीधा एक तरीके से बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी बना दी है, तो आप आंसर में ये ऐड करोगे कि जब भी अगर आप ये आएगा कि अंबेडकर की सोशल जस्टिस लिखना है तो अस्पृश्यता के विरोध में आप लिखोगे कि इन्होंने स्पेशली बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई ही अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए थी, तो आपका जो आंसर है वो बहुत अट्रैक्टिव होगा। टीचर को लगेगा कि बच्चे ने बहुत ध्यान से अंबेडकर को पढ़ा है, ठीक है। हिंदू समाज की मान्यताओं में परिवर्तन। उन्होंने कहा कि सभी धर्म अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन जो रूढ़िवादी लोग बैठे हुए हैं ना उनके दिमागों को ख़त्म कर दो और उसके अंदर चेंजेस करो, क्योंकि हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत है ताकि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह एंड ऑल थिंग, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। अंतरजातीय विवाह का समर्थन करा। उन्होंने कहा कि मैं यह मानता हूँ कि अगर कोई 2 शख्स में प्यार होता है या फिर 2 शख्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं, मानते हैं कि हाँ आपस में हमारे दिमाग मिल रहे हैं और वो इंटरकास्ट है, तो उनको शादी करने की परमिशन है, उनको ये पूरी छूट दी गई है कि हाँ वो आपस में शादी कर सकते हैं या एक दूसरे को जिस भी रूप से मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं, ठीक है। और है कि दलितों की शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था। इस पॉइंट में भी आप हितकारिणी सभा जो है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उसको मेंशन करेंगे कि उन्होंने दलितों की शिक्षा पर, उनके रहन सहन पर, कपड़ों पर, खाने पीने पर, सब चीज़ों पर फोकस किया था और ऐसे करके आपकी जो है सोशल जस्टिस ख़त्म हो गया है। निष्कर्ष आएगा कि आप अपने आंसर में से 2 लाइनें उठाकर लिख दो और लास्ट में लिख दो अंबेडकर के लिए आपके क्या व्यूज़ हैं और उन्होंने क्या करा है, ठीक है जी। आपकी जो है तकरीबन 6 यूनिट्स इसकी कंप्लीट हो गई हैं। एमपीपी की हमने अभी तक
सिर्फ एक यूनिट ही करी है। तो इसके बाद हम पहले टैगोर और करेंगे, ठीक है, फिर टैगोर के बाद हम एमपीपी को कंटिन्यू कर लेंगे। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।